हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज हुई है। और अगर हम डेली कैंडल पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे, तो जो 25,750 का जो एक लेवल है, वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। और जो ऊपर के लेवल्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस का देखें तो 26,250 का एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि ईजिली ब्रेक नहीं हो पा रहा है। 26,200 का भी एक अच्छा लेवल है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों पे, लाइक जापान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जापान की गवर्नमेंट अभी क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाली है, जिससे जो एशियन मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। उसके बाद से डाउ जोन्स, नैस्डैक कवर करेंगे थोड़ा सा, गोल्ड सिल्वर पे थोड़ी सी बात करेंगे, और रुपीज़ पे देखेंगे कि रुपीज़ कहाँ तक और गया है या फिर और कितना गिर सकता है। ठीक है। और अभी एक न्यूज़ काफ़ी मतलब हॉट न्यूज़ बनी हुई है इंडिया में, अरावली हिल्स को लेके। और आई एम श्योर आप सबने मतलब बहुत सारे रील्स में, न्यूज़ में देखे होंगे। तो उस पे भी थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि जैसे अभी मतलब रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे रील्स में भी मैंने देखा कि मतलब एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि माँ के नाम पे एक पेड़ लगाना चाहिए, एक पेड़ लगा रहे हैं, और जहाँ बात फेवरिज्म की आ रही है, तो वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मतलब कुछ कंपनीज़ को, कुछ मतलब लोगों को कुछ ज़्यादा ही फेवरिज्म किया जा रहा है। एमपी में भी अभी रिसेंटली हुआ था, बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो विंड हैं, विंड एयर के लिए अडानी को बहुत सारी ज़मीन दिए गए एमपी में। राजस्थान में भी उसी के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, जैसे हम मूवीज़ में देखा करते थे, वो अब मतलब पहले भी दिखता था, अब भी दिख रहा है। तो नथिंग हैज़ चेंज्ड। और तो ये ऐसे सेंसिटिव सेंसिटिव तो नहीं कह सकते, ऐसा टॉपिक है ना कि आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। आप बिना कुछ बोले रह नहीं सकते। अगर आप बिना कुछ बोले रह रहे हो तो समझ लो कि आप ज़िंदा नहीं हो, आप मर चुके हो अंदर से। अभी रिसेंटली अर्णव गोस्वामी ने बहुत कुछ बोला है इस टॉपिक पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा रिसेंटली। मतलब देखो, बेसिकली क्या है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जब कुछ गलत हो रहा है, या आपकी मतलब जो फेवरेट पार्टी है, फेवरेट पॉलिटिशियन, अगर वो भी गलत कर रहे हैं तो बोलो। बोल नहीं सकते, लिखो। लिख नहीं सकते हो, एक पोस्ट कर दो, बट अपना ओपिनियन रखो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले ना ग्लोबल मार्केट कवर करते हैं, फिर आते हैं इंडियन मार्केट पे। तो पहले स्टार्ट करते हैं जापान से। तो जापान में दो न्यूज़ हैं बेसिकली। एक तो पहले न्यूज़ आई थी कि जो बैंक ऑफ जापान है, जिन्होंने मतलब 534 बिलियन डॉलर का ईटीएफ खरीद रखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इन्होंने 2000 सॉरी, तो इन्होंने जो ईटीएफ खरीदना स्टार्ट किया था वो बहुत पहले से किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि रिसेंटली बाई किया है। और इनका जो ईटीएफ है वो मोर देन 500 बिलियन का है। अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 535 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि वो लिक्विडेट करने वाले हैं। और एकदम से लिक्विडेट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट करेंगे। ठीक है। इससे क्या हो सकता है? तो इससे क्या होगा कि जो सेल्स है, मतलब बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट हर जगह, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, या फिर कहीं पे भी हो, तो वो थोड़े बहुत इक्विटी में, शेयर्स में मतलब परचेज करके रखते हैं, ओन करते हैं। ठीक है। तो ये जो है, बैंक ऑफ जापान ने ऐसे अनाउंस किया। तो इसके पीछे है कि मतलब वो अपने जो एसेट्स है उसको सेल करना चाहती हैं। ठीक है। और दूसरी न्यूज़ बैंक ऑफ जापान से ये थी कि उन्होंने अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट रेट हाइक्स किए हैं, जहाँ पे हर जगह यूके देखें, यूएस देखें, इवन इंडिया ने भी रेट कट्स किए हैं। बट जापान क्या कर रहा है? जापान अपने रेट हाइक कर रहा है, जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उसको हाइक कर रहा है। पहले जापान, अगर आपको याद हो, ऑलमोस्ट 10 मतलब 9 से 10 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पे जापान की जो मार्केट है वो क्रैश कर रही थी। वहाँ पे मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो ज़ीरो पे चला गया था। मतलब ऑल्दो वहाँ पे ज़ीरो ही है, बट इसकी वजह से यूएस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था, और अदर कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। बट उन्होंने उस टाइम से रेट हाइक करना स्टार्ट कर दिया था। अभी अगर देखें तो 0.75% का इंटरेस्ट रेट है, जो कि बहुत ही मिनिमम है। ठीक है। लास्ट टाइम इन्होंने रेट हाइक किया था, वो किया था 2025 जनवरी में। तो इन दोनों न्यूज़ से जो एशियन मार्केट में इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो जो जापान की बॉन्ड मार्केट है उसमें भी दिखा इसका इम्पैक्ट, और एशियन मार्केट में भी दिखने वाला है। अगर हम जापान की इंडेक्स की बात करें तो निकाई रिसेंटली काफ़ी अच्छा मतलब
ऐसा लग रहा था कि 48,000 तक आ जाएगा, बट पिछले 2 दिन में मतलब 48,730 के 38 का लो लगाने के बाद से ऑलमोस्ट 1700-1800 पॉइंट की रिकवरी हुई है। वो इसी रीज़न से हुई है, क्योंकि रेट हाइक्स हुए हैं इस रीज़न से। और अगर हम रिसेंटली देखें तो रिसेंटली 48,000 का एक सपोर्ट बना था, उसके बाद से हायर हाई बनते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा देखें तो हायर हाई बनते जा रहा है। तो इस लेवल पे मतलब जो 48,000 का लेवल है एक अच्छा सपोर्ट है, और हमें नेक्स्ट टाइम मतलब हमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 52,000 का ही दिख रहा है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स अभी 48,134 के आसपास है, इसका आरएसआई 56 पे आ चुका है। और अगर हम थोड़ा-सा देखें तो ये एक्चुअली अभी एक ट्रेंड लाइन में ही है, ठीक है। और रिसेंटली अभी इसका जो लो लगा था वो 47,500 का लगा था। और अगर हम देखें तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम करेक्शन हुआ है। अगर डाउन साइड हम देखें तो डाउन साइड इस लेवल पे एक छोटा सा करेक्शन दिखा था हमें 47,550 के आसपास। और ये जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, मतलब 45,500 के आसपास। और अगर 49,000 का लेवल देखें तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी रिसेंटली अगर देखें तो पिछले काफ़ी 8-10 सालों में मतलब एक हिस्ट्री रही है कि जब भी ये क्रिसमस आता है तो क्रिसमस ईव के मतलब क्रिसमस के टाइम पे मार्केट में रैली देखी जाती है, मतलब यूएस मार्केट में भी, इंडियन मार्केट में भी, ठीक है। वहाँ पे मतलब 1 से 5% के आसपास रैली देखने को मिलती है, तो वो भी एक्सपेक्टेड था। अभी नेक्स्ट वीक देखते हैं कि कुछ हो सकता है या नहीं। अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक रिसेंटली काफ़ी लो चला गया था, और मतलब 24,600 जाने के बाद से यहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, ठीक है। इसका जो अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है हमें 25,800 पे, और फिर दिख रहा है 26,200 के आसपास। अगर आरएसआई की बात करें तो 51 के आसपास आ चुका है, जो कि ठीक है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है 26,000 के लेवल को, फिर 26,200 और 26,200 और 400 तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सेम पैटर्न दिख रहा है, और हमें यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, 25,700 के लेवल पे। अगर 25,700 का लेवल ब्रेक होता है फिर हमें इस लेवल पे ध्यान देना पड़ेगा, 25,350 के लेवल पे। क्योंकि अभी रिसेंटली देखें तो रिसेंटली कुछ खास मार्केट ने मोमेंटम किया नहीं है पिछले 10 दिनों में, मतलब 26,200 से लेके पिछले मतलब वैसे तो काफ़ी टाइम से, बट रिसेंटली देखें तो ये लेवल काफ़ी इंटैक्ट रहा है, 26,700 से लेके 25,700 से लेके 26,200 का लेवल। तो अभी 700 का एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये लेवल फ्यूचर में ब्रेक होता है फिर 25,400 हमें दिख सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,000 और फिर 26,200 का। अगर हम कल की बात करें कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है, कहाँ पे थोड़ा-सा हमें ट्रेड करने का ऑप्शन मिल सकता है, तो सबसे पहले चीज़ तो हमें ये देखनी होगी कि ये जो लेवल है मतलब 25,900 का वो ब्रेक ना हो। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाती है या फिर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो आता है 25,800 का, 25,800, और फिर आता है अपना लेवल 25,700 का। तो सबसे पहले हमें सपोर्ट रहेगा ये हमारा, फिर दूसरा हमारा रहेगा 25,700 पे। और अगर ये लेवल मतलब यहाँ पे ओपनिंग होती है कहीं पे भी 25,000 आई मीन 26,000 के आसपास, तो 26,000 के आसपास अगर कहीं से भी ओपनिंग होती है तो हमारा जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 26,050, और फिर रहेगा 26,200 का। तो कल के दिन अगर 25,900 के नीचे या 25,900 के आसपास कहीं पे भी ओपनिंग होती है तो ये लेवल एक बार फिर से टेस्ट होने आएगा 25,800 का। बट अगर 26,000 या 26,000 के आसपास कहीं पे भी ओपनिंग होती है तो फिर हमें 26,050 के लेवल दिख सकते हैं। अगर 26,050 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है या फिर कल ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तब फिर हमें 26,150 तक भी दिख सकता है मार्केट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है पिछले 2 दिनों से, और एक क्लोज मतलब एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई थी फ्राइडे के दिन। और अभी देखें तो अभी इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 58,700 के आसपास बन रहा है। अगर रेजिस्टेंस देखें तो 59,400 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बन रहा है वीकली पे। अगर हम कल की बात करें तो कल के लिए यहाँ पे हमें एक सेकेंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल की बात करें तो कि कल कहाँ हमें ट्रेड मिल सकता है, तो हमारा यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, इस लेवल पे सपोर्ट रहेगा 58,900 पे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हम 58,700 के आसपास दिख सकता है। अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन होते हैं इस जोन पे तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा 59,200, और फिर रहेगा अपना इस लेवल पे मतलब 59,400 के आसपास।
गोल्ड हमने तब से ट्रैक करना स्टार्ट किया था। ट्रैक करना क्या मतलब, टारगेट वगैरह 4400 के तब दिए थे जब ये 3400 के आसपास था, और तब हमने बताया था कि असेंडिंग ट्रायंगल इसमें शेप ले रहा है और आने वाले टाइम में 4400 ईजिली जाएगा। मतलब वैसे हमारा टारगेट था 4500 का, तो अभी 4400 के ही आसपास है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 5000 ईजिली जाएगा। मतलब एक बार ये 4400 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हो जाए, फिर ये 5000 के लिए ईजिली जाएगा और 5000 चला भी जाएगा। तो नेक्स्ट टारगेट अपना गोल्ड में रहेगा 4500 और फिर 5000 का। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पे बहुत पहले मैंने बताया था कि सिल्वर 100 जाने वाला है, बट ये लॉन्ग टर्म का है, और रिसेंटली हमने बात की थी कि 70 इसका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, और अभी देखें तो अभी 67 के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है कि 70 जैसे ब्रेक करेगा फिर 72 76 तक ईजिली आ जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि मार्च एंड तक हमें 80 का लेवल देखने को मिल जाए। अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे करेक्शन होती है, 60 के आसपास आए या फिर 55 के आसपास आए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा मतलब फ्रेश एंट्री के लिए। अगर आप फ्रेश एंट्री इसमें करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस 64 के ही आसपास रखना, 64 या 64 के नीचे। एशियन मार्केट की बात करें तो निकाई पॉजिटिव था 1%, और उसके बाद से थोड़ा सा हम क्रूड ऑयल देखते हैं। गोल्ड भी पॉजिटिव था, 4342 पे आ गया है, और क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे आ गया, मतलब ऑल टाइम तो नहीं, बट पिछले एक साल में लो के ही आसपास है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो एक बार फिर से 90 के नीचे आ चुका है, और जो आईएनआर है 1% डाउन है। बेसिकली अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी रे डेलियो की, तो उसमें बता रहे थे कि मतलब जो यूएस डॉलर है वो और वीक होते जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो और वीक होगा, मतलब 98 है, 95 हो सकता है कि 90 के नीचे भी चला जाए। ठीक है, तो काफ़ी क्रूशल रहने वाला है। अगर हम बॉन्ड मार्केट की बात करें तो बॉन्ड मार्केट जो बॉन्ड मार्केट है पॉजिटिव था। चाइना, इवन जापान का भी 3% ऊपर था 10 ईयर्स। तो अभी एडीआर वगैरह तो बेकार है। तो अभी जो मेरा सबसे बड़ा कह सकते हैं कि बेट है, वो हिंदुस्तान जिंक पे है, और मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में डबल होने वाला है। डबल क्या मतलब, ये 1200 तक जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं इसमें। गोल्डमैन सैशन ने भी इसका टारगेट 650 का रखा है, तो काफ़ी अच्छा है। दो स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, एक हिंदुस्तान जिंक और दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर भी काफ़ी अच्छा है, 387 पे है। अगर ये 400 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 650, मतलब 550 से 600 ईजिली जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखें इसका भी जो राउंड शेप है, ठीक है, और इस लेवल मतलब 400 के लेवल को जैसे ब्रेक करता है फिर हमें ऑलमोस्ट 600 तो जा ही सकता है। 600 का अपना टारगेट रहता है, बट 550 और 600 के लिए हम जा सकते हैं इसमें। तो रिसेंटली हमने संवर्धन मदरसन पे थोड़ी सी बात की थी, और अभी रिसेंटली देखें तो 120 के आसपास आई है। मतलब फ्राइडे को काफ़ी अच्छा इसमें एक वॉल्यूम दिखा था, ऑलमोस्ट 3% ऊपर आ गया, और अभी इसमें थोड़ा सा ना, मतलब अगर 125 के ऊपर ये स्टार्ट हो जाता है ट्रेड करना, तो इसका जो रिसेंट टारगेट रहेगा ना वो 125 का रहेगा। अगर 125 सॉरी 140 का, 140 जैसे ही ब्रेक करता है फिर हम इसमें मतलब 250 से 300 तक जा सकता है। फिर आता है अपना फेवरेट जीआरएसी। जीआरएसी की बात करें तो रिसेंटली इसमें मतलब लो भी लगा हुआ था, 2200 के आसपास आ गया था, 2200 के नीचे आ गया था 2177 पे। 2160 का हमने स्टॉप लॉस दिया था, और टारगेट रखा है अपन ने 2400 का, फर्स्ट टारगेट 2400 का। और लास्ट फ्राइडे को ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3% की रैली हुई थी इसमें, क्योंकि अभी देखें तो ऑलमोस्ट पिछले मतलब मई में इस लेवल पे आया था। ठीक है, उसके बाद से इस लेवल को टच नहीं किया है। बट अगर हम थोड़ा सा मंथली कैंडल देखें ना, तो इस मंथ काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला है, और ऐसा नहीं है कि जीआरएसी में, डिफेंस के जितने स्टॉक हैं सब में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। तो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा मतलब फॉल इसमें ना आए, और यहीं से एक न्यू रैली स्टार्ट हो। ठीक है, क्योंकि पिछले अगर 3 महीने के कैंडल देखें तो कुछ खास अच्छे नहीं थे। लास्ट मंथ का कैंडल ठीक था, जहाँ पे मतलब 2900 के आसपास एक हाई देखने को मिला था, 2980 का, बट इस महीने बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा टाइम है फिर से एंट्री करने का एवेंटेल में। ठीक है, एवेंटेल का अगर हम थोड़ा सा प्राइस सेक्शन देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो अभी देखें तो मतलब थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है कि ये अपने लेवल को मतलब हाई बना रहा है, हाई के आसपास जा रहा है, फिर इसमें करेक्शन आ रहा है, फिर उठ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक राउंड शेप रिकवरी होने वाली है, और फिर से ये जो इसका 210 का ऑल टाइम हाई था
वो ब्रेक होने वाला है, ठीक है? इसको मैं मतलब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जब 130 के आसपास था तब मैंने शेयर किया था, या एक बार ये 155 के आसपास था तब दिखा था, फिर मैंने शेयर करना स्टार्ट किया था और बहुत से लोग फिर 130, 140, 160 पे भी बताया था मैंने और 210 गया था और फिर वहाँ से जो फॉल देखने को मिला काफ़ी खतरनाक था, मतलब ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग ही थी। बट इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है और आने वाले टाइम में ये 210 ईजिली ब्रेक कर जाएगा और फिर से न्यू हाई बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं, बहुत सारे वॉच लिस्ट रहते हैं, बट उसको आप डेली ट्रैक नहीं कर सकते, वीकली ट्रैक नहीं कर सकते। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी उसमें चल रहा है उससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ है तो मैं अपडेट देता रहूँ अपने मतलब यहाँ पे या फिर कुछ सोशल साइट्स पे। तो देखते हैं। बाकी अलग से एक जो मेरी वॉच लिस्ट है, जो अपडेट है, उस पे थोड़ा-सा मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।